पीसीएसजे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। भारत के वंचित ब्लॉकों में शासन और विकास में सुधार के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 7 जनवरी 2023, 26 मार्च 2024, 1 जुलाई 2021 या 15 अगस्त 2022। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 7 जनवरी 2023। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम देश के सबसे दुर्गम और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। कार्यक्रम की रणनीति मौजूदा योजनाओं को समेकित करने, परिणामों को परिभाषित करने और 5 क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक विकास में 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से प्रगति की सतर्कतापूर्वक निगरानी करने के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। नाफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन है यह बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इस प्रकार से कथन एक सही है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और यह बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है डंकी रूट का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, सीमाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक खतरनाक और अवैध प्रवास मार्ग। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सुस्थापित मार्ग। सी, पड़ोसी देशों के बीच एक अत्यधिक विनियमित व्यापार मार्ग। डी, दूर दराज के क्षेत्रों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने वाला एक पर्यटन मार्ग। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी सीमाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक खतरनाक और अवैध प्रवास मार्ग। डंकी या डंकी रूट दशकों से अस्तित्व में है, जिसे खतरनाक और अवैध प्रवास मार्गों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से कथन एक सही है। यह उन लंबी, घुमावदार और अक्सर जानलेवा यात्राओं को दर्शाता है जिन्हें लोग उस देश तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं जहां वे प्रवास करना चाहते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास आवश्यक कानूनी अनुमति या वित्तीय संसाधन नहीं हो। अगला प्रश्न है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वैश्विक बैंकिंग ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को हल करने के लिए। ऑप्शन सी, देशों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करना। ऑप्शन डी, धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के विरुद्ध निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के विरुद्ध निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक के दौरान की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच करना और उन्हें विकसित करना था। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में शुरू की गई PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी देना। ऑप्शन सी, कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, पूरे भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी देना। PM आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इस प्रकार से विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किशोरियों के लिए योजना CAG किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2010, वर्ष 2015, वर्ष 2018 या वर्ष 2020।
इसका सही उत्तर है वर्ष 2010, यानी ऑप्शन ए। किशोरियों के लिए योजना यानी SAG वर्ष 2010 में शुरू की गई थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी। इसका उद्देश्य किशोरियों को सुविधा प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बन सके। इस प्रकार से विकल्प ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है भरतपुर, उदयपुर, अलवर या जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अलवर। सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के भीतर स्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य बना दिया गया। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्मर्फिंग कहा जाता है? ऑप्शन ए, पता लगने से बचने के लिए बड़ी नकदी राशि को छोटी छोटी जमा राशियों में तोड़ना। ऑप्शन बी, अवैध धन को वैध बनाने के लिए अचल संपत्ति लेन देन का उपयोग करना। ऑप्शन सी, अवैध धन को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाना। ऑप्शन डी, सीमा पार अवैध मूल्य स्थानांतरित करने के लिए व्यापार चालान में हेरफेर करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पता लगने से बचने के लिए बड़ी नकदी राशि को छोटी छोटी जमा राशियों में तोड़ना। मनी लॉन्ड्रिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल व्यक्ति और संगठन अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने के लिए करते हैं। स्ट्रक्चरिंग स्मर्फिंग में बड़ी मात्रा में नकदी को छोटी, कम स्पष्ट राशियों में विभाजित किया जाता है जिन्हें फिर बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थानों में संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रवर्तन निदेशालय। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी, वित्तीय खुफिया इकाई। ऑप्शन डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी वित्तीय खुफिया इकाई। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय खुफिया इकाई भारत वित्तीय संस्थानों में संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। PMLA प्रमुख धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों में सख्त जांच, अभियोजन तथा संपत्ति जब्ती के माध्यम से वित्तीय अपराधों को रोकता है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना किस तिथि को हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1935, 15 अगस्त 1947, 8 अक्टूबर 1932। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।